हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके पास में फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने का एक चांस है। और ये जो कंपनीज है फ्यूचर के अंदर आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। और फ्यूचर के अंदर ये आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, और वो ये कि इस वीडियो में डिस्कस करे गए सभी कंपनीज पर हम कोई आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। प्लीज, अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए आप लोग या तो खुद की रिसर्च करिएगा या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग जिन भी शेयर्स की बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अराउंड 20 से 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप लोगों में इतना करेज रहे कि अगर आप लोगों को मार्च जैसी सिचुएशन देखनी पड़ जाए या फिर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 50% डिक्लाइन कर जाए तो भी आप लोग उस कंपनी से, उस कंपनी के मैनेजमेंट से और उस कंपनी के बिजनेस मॉडल से अपना फेथ हटाए नहीं और बने रहें उस कंपनी के साथ में। अब दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एचडीएफसी बैंक में अगर किसी ने साल 1996 के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती तो उन 1,000 रुपए की वैल्यू आज साल 2020 के अंदर 3 लाख रुपए हो जाती। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए की वैल्यू 3 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि जिस भी बंदे ने इसे किया होगा ऑब्वियसली उसके पैसे बने होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड था वो था 24 साल। तो देखा आपने, अगर आप लोग पेशेंस के साथ में किसी कंपनी के साथ में बने रहेंगे तो आपके पैसे जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग लेते हैं इस वीडियो में हमारा सबसे पहला स्टॉक, और वो है आईटीसी। अब दोस्तों, आईटीसी को यहाँ पे सेलेक्ट करने का सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो कंपनी है इसने अभी रिसेंट में एक अपनी पॉलिसी अनाउंस करी थी डिविडेंड के रिगार्डिंग, जिसमें इस कंपनी ने ये बताया था कि अब से ये कंपनी अपने प्रॉफिट का 80 से 85% डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने इन्वेस्टर्स के बीच में इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और अगर अभी आप लोगों ने इसके मार्च के रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें इस कंपनी ने 10 रुपीज 15 पैसा का पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है एट प्रेजेंट वो है अराउंड 5%। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फायदा ये हुआ कि उनके पास में एक रिकरिंग इनकम आनी शुरू हो गई, और इन पैसों को जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कंपनी है अभी एफएमसीजी सेक्टर में खुद को शिफ्ट कर रही है। अब एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम बाकी कंपनी से आईटीसी को कंपेयर करेंगे तो आईटीसी जो है बहुत ही सस्ते वैल्यूशंस के ऊपर हमको अवेलेबल है, बहुत ही चीप वैल्यूशंस के ऊपर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। ये है इसको सेलेक्ट करने का दूसरा रीजन। अब तीसरा रीजन जो है वो ये कि आईटीसी जो कंपनी है उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 0%, क्योंकि ये जो कंपनी है वो है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। इसका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। अब इस मैनेजमेंट ने एक टारगेट सेट किया है और वो ये कि साल 2030 तक ये कंपनी सिर्फ एफएमसीजी के सेक्टर से 1 लाख करोड़ की सेल्स को जनरेट करेगी। तो ये था दोस्तों आईटीसी को सेलेक्ट करने का रीजन। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे, जो कि है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि यार ये शेयर तो ले लो, ये तो बन सकता है अगला एचडीएफसी बैंक। अब दोस्तों, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। वो रीजन ये है इस कंपनी का मैनेजमेंट, जिसको संभालते हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन। अब दोस्तों,
अगर आप लोग मिस्टर वी वैद्यनाथन का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले काम किया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। उसके बाद में इन्होंने शुरू किया था साल 2012 के अंदर कैपिटल फर्स्ट को। अब इन दोनों कंपनीज का ही अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इन दोनों कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक। और ऐसा ही सेम मॉडल पे मिस्टर वी वैद्यनाथन चला रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। अब दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर आप रिटेल लोन बुक को देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि रिटेल लोन बुक काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। और अगर आप कंपेयर करेंगे होलसेल की लोन बुक को तो वो डिक्लाइन कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी को इसमें फायदा ये होगा कि अगर आप लोग ओवरऑल बैंकिंग में देखेंगे तो रिटेल लोन जो होते हैं वो काफी सिक्योर्ड लोन मान जाते हैं अभी के टाइम पे। और ये जो लोन्स हैं इसके अंदर काफी लो परसेंटेज रहता है कि कोई लोन एनपीए हो जाए। तो इस चीज का कंपनी को फायदा ये मिलेगा कि इनके एनपीए जो हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर। और ये है हमारा रीजन इस बैंक को सेलेक्ट करने का, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है वो मिस्टर वी वैद्यनाथन संभाल रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है। तो हो सकता है दोस्तों कि ये बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन पाए। अब दोस्तों हम लोग जिस तीसरे स्टॉक के बारे में या फिर एक सेक्टर की अगर हम पूरा बात करें तो हमारा जो अगला सेक्टर है वो है लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर। अब दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो रीजन है वो ये है कि इस सेक्टर के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा स्कोप बाकी है काम करने के लिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर अराउंड 85 से 90% लोगों के पास में लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं। और इसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो आते हैं रूरल एरियाज से। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है इनके पास में रूरल एरियाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो कि अभी तक अनटच्ड है। अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो 3 कंपनियां हैं वो है सबसे पहली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और तीसरी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे तीनों ही कंपनियां दोस्तों बहुत अच्छी है क्योंकि इन तीनों कंपनीज के पास में इनके मैनेजमेंट की सॉलिड बैकिंग है। अब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास में है एचडीएफसी के मैनेजमेंट की बैकिंग, सेम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास में एसबीआई का मैनेजमेंट है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास में आईसीआईसीआई का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे ये जो सेक्टर है और ये जो कंपनियां हैं ये फ्यूचर के अंदर अगर सक्सेसफुल हो गई रूरल मार्केट के लोगों को भी अपने लाइफ इंश्योरेंस को बेचने में, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है इन तीनों कंपनीज के थ्रू आने वाले फ्यूचर के अंदर। अब दोस्तों हमारा जो चौथा स्टॉक है या जो एक सेक्टर है उसकी भी कहानी सेम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के जैसी ही है और ये सेक्टर है एएमसी सेक्टर, जिसमें आती है सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी और दूसरा निप्पॉन एएमसी। अब दोस्तों आपको मैं ये बताऊं कि अमेरिका के अंदर अराउंड 90% लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडिया के अंदर 90% लोग नहीं करते हैं। अब इसके पीछे जो रीजन है वो है सबसे पहला लैक ऑफ नॉलेज। और दोस्तों इस वीडियो को जो भी मेरी उम्र के लोग देख रहे हैं उन लोगों ने अक्सर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपने जो घर में उनके पेरेंट्स हैं या कोई भी बड़े जो लोग हैं उन लोगों से यही सुना होगा कि यार ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, इसमें तो पैसे लगाएंगे तो डूबेंगे ही। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा इशू है मेंटेलिटी का लोगों की। तो ये रीजन है कि इंडिया के 90% लोग जो हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। तो इसलिए देखा दोस्तों आपने कि इन एएमसी कंपनीज के पास में भी एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो कि अभी तक ओपन है, जिनमें ये लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो अगर ये लोग भी जुड़ गए इन कंपनीज के साथ में फ्यूचर में तो ये जो सेक्टर है ये भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है इन्वेस्टर्स को।
अब दोस्तों, हमारा जो पांचवा स्टॉक है वो एक ऐसे सेक्टर से है जहां पे अभी इस सेक्टर में इस कंपनी की मोनोपोली है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स की। अब दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स को सिलेक्ट करने का यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये कि आजकल दोस्तों, आप सभी लोग जो भी जॉब करते हैं उनकी जॉब लगती है और वो लोग बनवाते हैं क्रेडिट कार्ड। तो आप लोग ये देखेंगे कि आजकल सभी लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो साल दर साल, अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग भी नोटिस करें तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए ये जो कंपनी है, सबसे पहला तो इसकी अभी तक इस सेक्टर में मोनोपोली है और दूसरी चीज ये कि ये जो कंपनी है इसके पास में एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है काम करने के लिए। और एसबीआई का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 2 क्वार्टर के रिजल्ट उठा के, तो इनका नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रोथ किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अराउंड 3 to 4 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट अभी ग्रो किया था रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों, ये था हमारा रीजन एसबीआई कार्ड्स को सिलेक्ट करने का। और इसके अलावा इसके पास में भी एसबीआई के मैनेजमेंट की सॉलिड बैकिंग मौजूद है। तो दोस्तों, ये सभी वो स्टॉक या वो सेक्टर थे जिनके अंदर फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ करने का और आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ को क्रिएट करने का। तो दोस्तों, आइए अब हम सभी लोग देखते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन इन सभी कंपनीज के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, अभी इस टेबल में हम लोगों ने इन 8 कंपनीज को ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कि एक एक क्वांटिटी हर शेयर की अगर आप लोग मंथली परचेज करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो सीएमपी ली है इन सभी कंपनीज की वो ली है 21/8/2020 की, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग की। अब अगर आप लोग इन सभी कंपनीज का एक एक शेयर बाय करते हैं तो वह आपको कुछ इस रेट पे पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखी है, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा इतना, यानी कि अराउंड 5630 रुपीज़। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आप लोग मंथली निवेश करेंगे 5630 रुपये, और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग ड्यूरेशन लेने वाले हैं वो लेंगे 25 साल की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो 25 साल का मतलब हो गया 25 × 12, यानी कि 300 महीने। तो अगर आप लोग इस टेबल को फॉलो करते हैं नेक्स्ट 25 सालों के लिए, तो यहाँ पे आपका जो निवेश होगा वो हो जाएगा अराउंड 16,89,000। लेकिन दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है ये एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हर महीने आपका भी निवेश इन कंपनीज के अंदर बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे CAGR हमें एक एज्यूम करनी है। अब मैं जो यहाँ पे CAGR लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 12% पर एनम। इस CAGR का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है ईयरली बेसिस पे वो 12% ग्रो करती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये निवेश किए पर मंथ, 1200 रुपये हो गए एक साल के। अब उसके ऊपर 12% आप ऐड कर लीजिए, यानी कि वो हो गया अराउंड 1400 या 1500 रुपये के आसपास। अब दोस्तों, अगले साल यानी कि दूसरे साल जब वो 12% आप उसमें ऐड करेंगे तो वो उन अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन होगी आपके पहले साल के प्रिंसिपल पे और जो पहले साल का इंटरेस्ट आपको मिला उसके ऊपर आप 12% की कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, ये होता है CAGR। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग CAGR लेने वाले हैं 12%, और यहाँ पे CAGR डालने के बाद में जो टोटल वैल्यू आपके रहेगी इन्वेस्टमेंट की 300 महीने के बाद में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे डालते हैं CAGR जो कि है 12%। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोगों ने CAGR डाल दी है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू को।
तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है FV, इसके बाद में रेट हमने ली, डिवाइड किया इसको 12 से। अब इसके बाद में हम लोगों ने लिया यहाँ पर ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन के बाद में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारे SIP के अमाउंट को। इसके बाद में और ये क्या, हमने ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो जो अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे करेंसी चेंज कर लें INR के अंदर, तो दोस्तों आपकी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1,05,77,906 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करें इन कंपनीज़ के अंदर तो आप एक कितनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये थी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मेथड कि अगर आप किसी भी कंपनी में या फिर इन कंपनियों में निवेश करेंगे तो आप लोग फ्यूचर में एक बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ये हमारी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक अजम्पशन है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा होगा ही। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी निवेश करना हो तो आप खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।